हेलो लर्नर्स, वी लर्निंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपको पता है हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है एंड अंडर आवर रिवीजन सीरीज़ मैं आपके लिए आज एक न्यू यूनिट लेकर आई हूँ जो हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स की 7th यूनिट है, दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम एमसीक्यूज़ देखेंगे जो 2021 में आए हैं, क्योंकि 2021 में आपको पता है 3 सेट हुए थे, राइट 3 सेट हुए थे, 3 पेपर्स हुए थे 3 सेट में। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं और मैं सेलेक्ट करके उन सारे टॉपिक्स को लेकर आई हूँ जिससे हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो क्लास को एंड तक देखें और सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन ध्यान से सुने सो दैट आपको, अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हो तो ये आपकी क्लियर हो जाए। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं रिवीजन सीरीज़ के अंदर। एक मैंने अकाउंटिंग की करवाई है और दूसरी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा तो उनको भी ज़रूर देखो, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी रिवीजन में। तो चलो शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप अगर पेन और कॉपी के साथ नहीं बैठे हो तो प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर बैठो सो दैट मेरी इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी न्यू पॉइंट मिले तो आप उसको नोट डाउन कर पाओ। दैट विल हेल्प यू, रियली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन एग्जाम्स। ओके, तो प्लीज़ लेकर बैठना। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स। इलेक्ट्रॉनिक पर्स के बारे में इसमें से कौन सा गलत बोल रहा है? ओके, इलेक्ट्रॉनिक पर्स के रिगार्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत दे रखी है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पर्स मीन्स ई वॉलेट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक पर्स मीन्स ई वॉलेट। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसे हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक पर्स कहते हैं। लाइक इफ इट इज़ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या गूगल पे, फ़ोन पे, ये सारे जो इन फॉर्म में जो हमारे पास पैसे हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक पर्स कहते हैं। नाउ कौन सा गलत है देखते हैं। तो आपके लिए क्या है, आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करो और अगर उसमें प्रॉब्लम आए, कन्फ्यूज़न हो तो मेरी डिस्कशन सुनना, वरना आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करके बढ़ सकते हो आगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सो द फर्स्ट ऑप्शन इज रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन। क्या किसी भी तरह की रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन की ज़रूरत है? रेटिनल पैटर्न मीन्स जो भी हमारा ब्लड टेस्ट वगैरह होता है। क्या ब्लड टेस्ट करवाया है कभी बैंक में जाकर? ऑब्वियसली नहीं। तो ये गलत दे रखा है स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पर्स के केस में हमें किसी रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास विजुअल रिकॉग्निशन। क्या विजुअली आपका इलेक्ट्रॉनिक पर्स दिखना ज़रूरी है? अब एक बात बताओ, आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आप बताओ आपके पास आपके फ़ोन में अगर गूगल पे या फ़ोन पे है तो क्या वो मैं देख सकती हूँ? क्या वो कोई अदर पर्सन देख सकता है? क्या उसका दिखना ज़रूरी है? अगर आपने कहीं पेमेंट किया है, अगर किसी को पेमेंट करना है इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो ये नहीं देखेगा आपके पास गूगल पे से कर रहे हो या फ़ोन पे से कर रहे हो। इट्स जस्ट उसके अकाउंट में वो पैसा जाना चाहिए, राइट? तो विजुअल रिकॉग्निशन इज़ नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पर्स। नेक्स्ट, नो रिस्क ऑफ बैड पेमेंट्स। तो भाई ये तो सही कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पर्स में हमें कोई रिस्क नहीं होता कि हमारा पैसा डूब जाएगा, राइट? क्योंकि वो हमारे पास है, हमारे डेबिट कार्ड में है, हमारे क्रेडिट कार्ड में है, हमारे फ़ोन में है, तो पैसे के डूबने के चांसेस नहीं होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जो फ्रॉड वाले कॉल्स आते हैं और आपने उसे अपनी सारी डिटेल दे दी कि हाँ भैया ये है हमारा अकाउंट नंबर, ये है कार्ड नंबर, ये हमारा सीवीवी, तो ये सारी डिटेल्स दे दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? अदरवाइज बैड पेमेंट्स का कोई रिस्क नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक पर्स में। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम। मेथड्स ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट्स विद नो कैश फ्लो टू मैनेज एंड नो रिस्क ऑफ थेफ्ट। ये भी सही दे रखा है भाई। कोई हमारे पास रिस्क, कैश फ्लोट हो जाएगा, खो जाएगा पैसा, या कहीं बाय मिस्टेक मिसप्लेस हो जाएगा, या फिर चोरी कर ली जाएगी, ये सारे डर नहीं होते। अगर डेबिट कार्ड खो भी जाता है, हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड गुम भी हो जाता है,
तो आपको बस एक बार जा कर के कंप्लेन करनी है बैंक में, एंड देन इट विल बी ब्लॉक्ड, दैट कार्ड विल बी ब्लॉक्ड, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें डर नहीं होता। तो अब हम ऑप्शंस पे देखते हैं हमारे लिए कौन सा आंसर करेक्ट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है। तो रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, विजुअल रिकॉग्निशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। कहाँ दे रखा है, देखो थर्ड में ए एंड बी ओनली, ये दोनों पॉइंट्स गलत दे रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक पर्स के बिहाफ में, राइट। सो आंसर विल बी नंबर थर्ड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट अंडर द बेसल वन अकॉर्ड BCBS फिक्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फंड फॉर बैंक्स एक्ट। बेसल वन के अकॉर्डिंग BCBS ने जो फिक्स्ड किया है मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल फंड्स का, वो कितना है। 8% ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, 9%, 10% और द अमाउंट 1000 करोड़। कितना किया है, चलो वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश करो। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 8% ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। कितने कैपिटल रखने ज़रूरी हैं ऑन बिहाफ ऑफ इन कंपैरिजन टू रिस्क वेटेड एसेट्स, तो वो होगा आपका 8%। 8% रखने ज़रूरी हैं। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैंने बनाया हुआ है। हियर इट इज़, सी बेसल वन कब आया, पहले बेसल वन के बारे में हम जानते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया 1988 में, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये BCBS की फुल फॉर्म भी पूछी है एक बार इन लोगों ने, ओके। UGC नेट में BCBS की भी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये आप देख लेना। तो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये 1988 में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम, जिसे बोला गया बेसल कैपिटल अकॉर्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज बेसल वन। इसको हम बेसल वन भी कहते हैं। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1988 में हुआ। और इसका फोकस किस पे था, इसका फोकस था क्रेडिट रिस्क पे। जो पैसे बैंक्स दे रही थी, प्रोवाइड कर रही थी दूसरे को, किसी भी एक पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कंपनी को, उसमें जो क्रेडिट के रिस्क हो रहे थे, उसकी वजह से ये बेसल वन इंट्रोड्यूस किया गया। इट डिफाइंड कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट्स फॉर बैंक्स। ये बैंक्स के लिए सेट किया गया कि भैया आप जितना चाहो उतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते, आपको कुछ अमाउंट आपके बैंक के एसेट के अकॉर्डिंग कुछ अमाउंट एज कैपिटल आपको अपने पास रखना होगा, ओके। तो उसके लिए एक परसेंट सेट किया गया जो आपका 8% है। बट यू नो वॉट, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये गाइडलाइंस कब फॉलो की गई, आफ्टर 11 ईयर्स। 1999 में हम इंडियंस ने अडॉप्ट किया बेसल वन के अकॉर्ड्स को, गाइडलाइंस को, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। बेसल वन कब आया, 1988 में आया। इंडिया में कब एक्सेप्ट किया गया, कब उसको अडॉप्ट किया हमने, आफ्टर 11 ईयर्स, दैट इन ऑन 1999। अब बेसल वन के जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, सो बैंक्स वर एडवाइज टू मेंटेन कैपिटल इक्वल टू अ मिनिमम ऑफ 8% ऑफ अ बास्केट ऑफ एसेट्स मेजर्ड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्क। उसके रिस्क, वो जो रिस्क हो रही थी बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने सुना होगा ये विजय माल्या और बहुत सारे अभी लेटेस्ट जो हुए हैं केसेस हमारे इंडिया में। तो इन सब रीजंस के वजह से ये बेसल वन हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, सो दैट हमारे बैंक्स की दिमाग की बत्ती जले और वो कुछ अमाउंट अपने पास रखें अपने एसेट्स के अकॉर्डिंग, ओके। सो उसमें 2 टायर में हमारे ये 8% जो एसेट्स के रखने हैं वो 2 टायर में रखे जाएंगे। टायर 1 जो 4% में होगा, टायर 2 कैपिटल वो भी 4% में होगा। तो बेसल वन के बारे में अभी इतनी जानकारी इनफ है। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 8% है करेक्ट आंसर। यस, हियर इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका, वेट, यस, सो ये आपका मैच द फॉलोइंग है। यस,
यहाँ आपको दो लिस्ट दे रखी है, एक साइड आपके रिस्क दे रखे हैं और दूसरे साइड उन रिस्क की डेफिनेशंस दे रखी हैं। ओके तो ये आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है कौन कौन से रिस्क हैं। तो मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क एंड इंटरनल बिजनेस रिस्क। तो इन सब के बारे में मैं एक एक करके आपको बताती हूँ, फिर आप मैच करना। तो मार्केट रिस्क कौन से होते हैं? मार्केट रिस्क आपके वो रिस्क होते हैं जिसमें हम मार्केट से रिलेटेड, मार्केट में जो प्राइस की वेरिएशन है वो कितनी हो रही है और किस वजह से हो रही है। ओके तो इन सब को जब हम ध्यान में रखते हैं तो उसे कहा जाता है मार्केट रिस्क। अब इनमें से सेलेक्ट करो, इसमें से कौन सा मार्केट रिस्क को डिफाइन करता है। सो थर्ड पॉइंट इज वेरिएशंस इन प्राइस sparked off due to real, social, political and economic events। तो इन रीजंस के वजह से जब वेरिएशंस होती है ना बहुत ज़्यादा प्राइस में, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, तो इसे हम कहते हैं मार्केट रिस्क। सो बी नंबर थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट फाइनेंशियल रिस्क। अब भाई फाइनेंशियल रिस्क कैसे होता है? सो फाइनेंशियल रिस्क मींस जब फाइनेंस में आपको बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। फाइनेंस में कौन सी चीज़ें आती हैं? शेयर मार्केट, शेयर्स वगैरह आ जाते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, राइट। तो वो फाइनेंशियल रिस्क में कंसीडर होते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। इट इज़ एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। तो इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। अब एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क कौन से होते हैं? तो वो बिजनेस के वो रिस्क जो बाहर के हैं, बिजनेस के बाहर के हैं एंड वो किसी भी ओनर के कंट्रोल में नहीं होते। इट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ओनर, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। अब सपोज करो कहीं बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो ये सारे बिजनेस के एक्सटर्नल रिस्क हैं। we don't have control over those things, right? अब वो देखते हैं एक्सटर्नल रिस्क कहाँ डिफाइन किया है। तो नंबर 2, arises due to change in operating conditions caused by conditions thrust upon the firm which are beyond its control। तो ये वो रिस्क होते हैं जो बियॉन्ड द फर्म के कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, फर्म की कंट्रोल नहीं होती। तो सी का मैच कौन सा मिला आपको? 2। ए का मिल गया आपको ये थर्ड, ए में थर्ड हो गया आपका, एंड बी में हो गया आपका फोर्थ। अब ए में थर्ड कहाँ है आपका? बी और सी दोनों में, बी में फोर्थ। ओके, बी विल बी द करेक्ट आंसर। डी इंटरनल बिजनेस रिस्क डिस्कस करते हैं। इंटरनल बिजनेस रिस्क मीन्स जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, ओके उसे हम कहते हैं इंटरनल बिजनेस रिस्क, विच इज एसोसिएटेड विद द एफिशिएंसी विद विच अ फर्म कंडक्ट्स अ फर्म, ओके ये रिपीट हो गया, विद विच अ फर्म कंडक्ट्स इट्स ऑपरेशंस विद इन द ब्रॉडर एनवायरमेंट इम्पोज्ड ऑन इट। तो जो भी अंदर की चीज़ें हैं बिजनेस के अंदर, इंटरनली जो भी चेंजेस आती हैं जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, वेदर इट इज़ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट या प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, तो वो कहलाती हैं इंटरनल बिजनेस रिस्क। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी बी। ए का मैच हो गया आपका थर्ड, बी फोर्थ, सी विल बी सेकेंड, डी विल बी मैच्ड विद 1। तो ये हो गया नंबर बी आंसर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यस, मैं आपको ये बताना चाहूँगी ये इंटरनल एक्सटर्नल रिस्क में कौन कौन से रिस्क आते हैं। ये पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल रिस्क, ये सब भी डिटेल में पढ़ लेना आप। वैसे ये आपका आईबी में भी है, इंटरनेशनल बिजनेस में भी ये चीज़ें हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में भी हैं, ओके तो लेकिन इसमें है तो आप ये भी पढ़ लेना मार्केट रिस्क के अंदर कौन कौन से रिस्क आते हैं, फाइनेंशियल रिस्क के अंदर कौन से रिस्क आते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको बताते चलूँगी कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और उसमें से कुछ आपको लगे कि आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक को लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। फाइनेंशियल क्राइसिस टेक्स द फॉर्म ऑफ, फाइनेंशियल क्राइसिस किसकी वजह से होता है, किसका फॉर्म लेकर फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, मतलब इसमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कभी ना कभी जाकर फाइनेंशियल क्राइसिस का रूप ले सकते हैं।
तो फर्स्ट, करेंसी क्राइसिस, क्या पैसे की अगर क्राइसिस हो रही है, कमी हो रही है, तो क्या वो कभी फाइनेंशियल क्राइसिस का काम कर सकती है, का रूप ले सकती है? तो यस, बिल्कुल। शेयर्स एंड डिबेंचर्स में जब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं तो ना सिर्फ हमें पता है हमारे सिर्फ इंडिया के शेयर होल्डर्स नहीं होते, होल्डर्स बाहर के भी होते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है करेंसी क्राइसिस का फाइनेंशियल क्राइसिस पे। नेक्स्ट, नंबर बी इज बैंकिंग क्राइसिस। यस, बैंक में अगर क्राइसिस हो रही हो, ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल क्राइसिस भी उसकी वजह से होगी। बैंक में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, पैसे की दिक्कत हो रही है, तो हमारा पूरा इकोनॉमी हिल जाता है, राइट? तो फाइनेंशियल क्राइसिस उसकी वजह से भी होगी। नाउ सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस, क्या सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब पता है आपको? सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस मीन्स जब फाइनेंशियल क्राइसिस बार बार हो रही है। तो क्या बार बार फाइनेंशियल क्राइसिस होगी तो फाइनेंशियल क्राइसिस होगी? नहीं, ये सेंटेंस ही अटपटा है। हाँ, बट अगर कंटिन्यूअस फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, बट सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस से हम फाइनेंशियल क्राइसिस पे नहीं आते। समझ रहे हो आप? ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये छोटा फॉर्म है। ये जब बार बार होता है ना, ये जब रिपीट हो रहा होता है तो हम आते हैं सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस पे। ओके, जब बार बार होता है तो ये उल्टा दे रखा है, इस वजह से आपका सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस करेक्ट नहीं है, इसके वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होती। अब फॉरेन डेट क्राइसिस, क्या फॉरेन डेट क्राइसिस की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस होती है? फॉरेन डेट क्राइसिस में आ जाती हैं आपकी कौन कौन सी चीज़ें, देखो। जो अगर आपने फॉरेन से डेट ले रखा है, अगर क्या ले ही रखा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो हमने जो फॉरेन डेट ले रखा है उसके वजह से अगर हम उसे पे ऑफ ना कर पाए, सपोज़ करो हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर लिया है और हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा सामान बाहर बिक ही नहीं रहा, तो क्या हमारे पास इनफ अमाउंट होगा कि हम उनको पे ऑफ कर पाएँ? हमने जो डेट ले रखा है उनको पे ऑफ कर पाएँ? नहीं। तो ऐसे केसेस में होती है आपको फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है, करेंसी क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस, फॉरेन डेट क्राइसिस, इनके वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं। मैं आपको बताऊं और दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं, जो यहाँ नहीं दे रखा। एक है आपका बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर क्राइसिस आ जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर क्राइसिस आ जाए तो उसके वजह से आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं। दूसरा, स्टॉक मार्केट क्राइसिस, स्टॉक मार्केट में अगर क्राइसिस आ जाए तो भी फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं। तो एक्सेप्ट दीज थ्री, आपको दो मैंने और बताया है, एक तो बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और दूसरा स्टॉक मार्केट क्राइसिस। तो ये भी नोट डाउन कर लेना। तो ए, बी एंड डी कहाँ दे रखा है? टेक्स द फॉर्म ऑफ ए, बी एंड डी। ओके ओके, ये ऑप्शन में आई गेस कुछ फॉल्ट है, ये ए, बी एंड डी ओनली होना चाहिए। फाइनेंशियल क्राइसिस टेक्स द फॉर्म ऑफ ए, बी एंड डी ओनली। ओके, ए, बी एंड डी ओनली, इसको डी कर लेना। नंबर 1 में ए, बी एंड डी ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डेट रिकवरी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थ्रू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। तो आपको स्टेप्स में ये सारे जो सेंटेंसेस दे रखे हैं, इन सभी को आपको स्टेप्स में अरेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के अकॉर्डिंग, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं। तो देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो डेट देते हैं वो ज़रूरी नहीं है उनको उसका जो अमाउंट है वो टाइमली मिल जाए। तो जब टाइमली नहीं मिलता तो हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम एक ट्रिब्यूनल बना कर दे रहे हैं आपको, एक प्रॉपर लॉ, प्रॉपर एक बॉडी होगी जिसे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहा गया। एक प्रॉपर बॉडी होगी जो आपकी हेल्प करेगी आपके फाइनेंस को रिकवर करने में,
ओके, तो उसमें हेल्प करेगी, तो ये बोला गया। अब उसके लिए ये जो ट्रिब्यूनल बनाई गई, इनके कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ स्टेप्स लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। तो वो कौन से स्टेप्स हैं वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले इनका काम क्या होता है, शो कॉज विद इन 30 days एज टू वाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द बैंक। ये शो करना है 30 days के अंदर कि क्यों हम तुम पर आगे काम ना करें। वो रीज़न देंगे, जो अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर बॉडी, दैट पर्टिकुलर कंपनी विल गिव यू द रीज़न कि वो उसने पेमेंट अभी तक क्यों नहीं करी विद इन 30 days। तो ये इनका फर्स्ट स्टेप होता है। भाई एवी तो नहीं जाकर वो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, तो उनका काम क्या होगा, वो सबसे पहले विद इन 30 days ये चीज़ें क्लियर करवाएंगे कि क्या रीज़न है। सेकेंड पॉइंट उनका क्या होगा, सेकेंड पॉइंट है डायरेक्ट हिम टू डिस्क्लोज पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टीज अदर देन दोज स्पेसिफाइड बाय द एप्लीकेंट बैंक। अब जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉपर्टीज़ तुमने ले रखी हैं, वो सारी उनको डिस्क्लोज करनी होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपने ले रखी हैं, कहाँ कहाँ पैसे लगे हुए हैं। ओके, ये इनका सेकेंड पार्ट होता है। थर्ड, restrain him from dealing with or disposing of the concerned asset properties pending at the hearing of the application। क्या करना है, restrain करना है कि वो कुछ भी अलग प्रॉपर्टीज, अलग एसेट्स के ऊपर क्लेम ना कर सकें या कहीं और से ना ले सकें पैसे, क्योंकि एक बार जब पता चल गया वो पैसे डूब रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उसके आगे भी और ऐसे काम ना करें और भी दूसरे बैंक्स से पैसे ना लें, या दूसरे बैंक्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से भी पैसे ना लें। इसका ध्यान रखते हैं ये इससे उनको रोकते हैं कि वो और आगे की डील ना करें। सो सी देन बी एंड देन ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया आपका, सी बी एंड ए। सबसे पहला काम सी, देन बी एंड देन ए। इसको पॉज करके एक बार फिर से आप रीड आउट कर लेना खुद से सेंटेंसेस को। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एंड यस, वन मोर थिंग, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बहुत रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी आप डिटेल में पढ़ लोगे। ओके, और अगर इनमें से किसी भी टॉपिक में मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सर्विस प्रोवाइडेड अंडर NBFCs। NBFCs के अंदर इनमें से कौन सी सर्विस है जो NBFCs प्रोवाइड नहीं करती हैं। अब NBFCs क्या है, दीज आर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो होते हैं वो कंपनीज होती हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, वो इनमें से कौन सी सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। तो क्या वो लीज देते हैं, यस बिल्कुल देते हैं, लीजिंग फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करते हैं वो। इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन, अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, कंपनी है, क्या वो मॉडर्नाइजेशन इम्प्लीमेंट करेगी। उसको मॉडर्नाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। ओके, वो मॉडर्नाइज हो रही हो वो प्लेस, वो सिस्टम या नहीं, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन यहाँ अप्लाई नहीं होता। ओके, ये कुछ भी ऑप्शंस दे देते हैं, इजी क्वेश्चन है वैसे, अगर आप इसको अच्छे से समझो भी तो समझ आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। यस, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। सो ये राइट है आपका पॉइंट, ये रॉन्ग है नंबर बी। म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस सर्विस बैंक, यस म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस भी ये प्रोवाइड करते हैं। जब कोई भी ऐसी कंपनी है, कोई ऐसे बैंक्स हैं जिनको इनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो इनकी कुछ म्यूचुअल बेनिफिट्स देख करके ये उनके साथ डील करते हैं बेशक। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस ये काम करते हैं। इनमें से कौन सा है जो वो नहीं करते, वो है आपका इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना इनका कोई काम नहीं है। सो नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस, हियर यू हैव दिस टाइप्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। कौन कौन से टाइप्स हैं, अब ये अगर आपने टाइप्स ही पढ़ लिए ना तो आपको समझ आ जाएगा इनका काम क्या है।
सो फर्स्ट इज एसेट फाइनेंस कंपनी। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं या कॉरपोरेशंस होती हैं, ये एसेट फाइनेंस कंपनी होती हैं। इसमें से एक पार्ट है एसेट फाइनेंस, ये एसेट को फाइनेंस करने का काम करती हैं। दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी। यस, ये इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करती हैं। ये जो आपके स्टार्टअप्स होते हैं तो इनकी हेल्प करती हैं ये एनबीएफसीज। लोन कंपनी, यस, ये लोन कंपनी भी होती हैं। जो लोन कंपनीज हैं ये चिट फंड एंड ऑल, तो ये भी इसके अंडर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी ये होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, जो हमारे यहाँ पे रोड्स बन रहे हैं या ऐसी कोई बिल्डिंग बन रही हो गवर्नमेंट की, तो उसमें ये हेल्प करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट, जो सिर्फ कोर फोकस इनका होता है इन्वेस्टमेंट पे, वो भी आती हैं टाइप ऑफ, इनके टाइप्स में। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, वो भी आते हैं एनबीएफसीज के अंदर। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस भी ये प्रोवाइड करती हैं। ये जो कंपनीज होती है एनबीएफसीज होती है वो माइक्रो फाइनेंस, जो छोटे अमाउंट होते हैं, वो भी प्रोवाइड करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मोर्टगेज गारंटी कंपनीज, जो मोर्टगेज की गारंटी पे अमाउंट प्रोवाइड करती हैं, वो भी आती है एनबीएफसीज के अंदर। नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, दीज ऑल कम्स अंडर एनबीएफसीज। तो ये सारे टाइप्स हैं। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इन सब एक एक टाइप्स को आप डिटेल में पढ़ लेना, ओके, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। दैट इज दो स्टेटमेंट्स दे रखा है, इन दो स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है और फिर आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कैपिटल मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस एंड डाइवर्टिंग देम इन प्रोडक्टिव चैनल्स। कैपिटल मार्केट का काम क्या है? ये रिसोर्सेस को मोबिलाइज करते हैं, जगह जगह तक पहुंचाते हैं, डाइवर्ट करते हैं और प्रोडक्टिव चैनल्स में हेल्प करते हैं। जो भी अदर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स है, जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, कोई कंपनीज हैं, तो उसमें कैपिटल मार्केट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली राइट। Capital market is a market where buyers and sellers engage in trade of financial securities like bonds, stocks, etc. Absolutely right. कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां बायर्स और सेलर्स जो हैं वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की डील करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लाइक बॉन्ड, स्टॉक्स, इन सब की। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। कैपिटल मार्केट अभी के टाइम पे देखो, अभी तो मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है, बट वैसे कैपिटल मार्केट बहुत ज़्यादा इंडिया को प्रॉफिट दे रहा है अभी। ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चैनल्स बन रहे हैं। हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे से चल रही हैं क्योंकि सभी लोग अपना भर भर कर पैसा लगा रहे हैं और जिसकी वजह से कंपनीज काफ़ी ग्रोथ हो रही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following statements is correct relating to Indian financial system? इसमें से कौन सा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए करेक्ट है? इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको आंसर करना है। सो द फर्स्ट वन इज RBI has direct supervision over depositories and mutual funds. क्या RBI का डायरेक्ट सुपरविजन है डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स की? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि किसकी कंट्रोल है डिपॉजिटरीज और म्यूचुअल फंड्स पे? सेबी की, राइट। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनकी सुपरविजन है, डायरेक्ट सुपरविजन है डिपॉजिटरीज और म्यूचुअल फंड्स की, जिसकी वजह से ये सेंटेंस आपका हो जाता है गलत। नाउ नेक्स्ट इज मॉनिटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बिल्कुल सही बोल रहा है ये स्टेटमेंट। मॉनिटरी कंट्रोल जो है वो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अकॉर्डिंग करते हैं। मॉनिटरी कंट्रोल इन दोनों की वजह से ही होता है ना, CRR और दूसरा है आपका SLR।
इन दोनों से ही हम मॉनेटरी कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो मॉनेटरी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, तो ये तो आपका हो गया करेक्ट, तो चलो आंसर मिल गया हमें नंबर बी, बट सी और डी भी हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन सी इज प्राइमरी डीलर्स मेनली डील इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स, इज दिस ट्रू? क्या प्राइमरी डीलर्स शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में डील करते हैं? नहीं। प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट डीलर्स होते हैं, और वो किसके साथ डील करते हैं? वो डील करते हैं, वो ट्रेड करते हैं परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। प्राइमरी डीलर्स मेनली किस में डील करते हैं? परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वो कभी भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड यूनिट्स के साथ डील नहीं करते। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। नंबर डी इज द डिक्रीज इन SLR कॉन्ट्रैक्ट्स द क्रेडिट क्रिएशन। क्या अगर हम SLR कम कर दें, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अगर मैं कम कर दूं, तो क्या उससे क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा? अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हम कम कर देते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मीन्स द अमाउंट विच बैंक कीप विद देमसेल्व्स लिक्विडिटी के लिए, तो अगर बैंक अपने पास ज़्यादा पैसे रखेंगी तो उससे तो क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेबिलिटी है उनकी वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी, राइट? वो और ज़्यादा क्रेडिट पे पैसे दे सकेगी। अब किसी बैंक के पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा क्रेडिट देगी, ज़्यादा लोन देगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ एक्सपैंड होना चाहिए था। दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी बी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द क्लेम सेटलमेंट प्रोसीड्यूर इन द इंश्योरेंस। सी, इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना, क्लेम सेटलमेंट पढ़ोगे इंश्योरेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इंश्योरेंस से भी हर बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलो हम देखते हैं लॉजिकल सीक्वेंस कौन सा है क्लेम सेटलमेंट का। जब भी हम किसी भी तरह की हमने इंश्योरेंस ले रखी है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हमारी व्हीकल इंश्योरेंस हो, तो उस केस में हम सेटलमेंट कैसे करते हैं, क्या तरीका है सेटलमेंट का, वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? नोटिस ऑफ लॉस। देखो ये बहुत सारे दे रखे हैं, आप इसको पॉज करो वीडियो को और खुद से आंसर करने की कोशिश करो, अरेंज करने की कोशिश करो। तो सबसे पहला क्या है? नोटिस ऑफ लॉस। भाई अगर किसी तरह की लॉस हो गई है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है वो बताओगे ना जाकर। अगर किसी तरह की, अब सपोज किसी गोडाउन में आग लगी है, तो वो जाकर इंश्योरेंस कंपनी में पहले इन्फॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो वो ये बताएंगे कि भैया नोटिस देंगे कि हमें लॉस हुआ है। अगर उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखी है तो वो सबसे पहले नोटिस देंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज नोटिस ऑफ लॉस। अब देखो जब मैंने फर्स्ट स्टेप नोटिस ऑफ लॉस निकाल ही लिया है, तो आंसर आपका आ गया, दैट इज 4th, क्योंकि डी है सबसे पहले। नेक्स्ट इज क्लेम फॉर्म। अब आपने जब नोटिस ऑफ लॉस दिया, उनको इन्फॉर्म किया कि आपको लॉस हुआ है और आप इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हो, तो वो क्या करेंगे? आपको एक फॉर्म देंगे फिल करने को, जिसे हम कहते हैं क्लेम फॉर्म, कि आप क्लेम कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज स्क्रूटिनाइजेशन। स्क्रूटिनाइजेशन में क्या आता है? क्रिटिकल असेसमेंट। अब वो जब आपने क्लेम किया ना, तो वो क्या करेंगे? क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे उस चीज़ की। वो देखेंगे कि इंश्योरेंस कितने का था और इसने कितना क्लेम किया है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वो चेक करते हैं। तो स्क्रूटिनाइजेशन इज द थर्ड प्रोसेस। नेक्स्ट वो क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन असेसमेंट। और ये इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? फिजिकल असेसमेंट होता है ये। वो वहाँ जाएंगे, अब कहीं किसी गोडाउन में अगर कुछ ऐसा हुआ है या किसी की डेथ हो गई है जिसका इंश्योरेंस है, तो वो क्या मांगते हैं? डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं। भाई दिखाओ ये इंसान है भी या नहीं है, या है भी आ गया आप क्लेम करने को। तो वो फिजिकल असेसमेंट करते हैं, और भाई डेथ के केस में तो डेथ सर्टिफिकेट विल बी इनफ, तो ये चेक किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ असेसमेंट विल बी द 4th स्टेप। 5th स्टेप इज सेटलमेंट एंड आर्बिट्रेशन। अब एक बारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अब वो सेटलमेंट कर देते हैं लास्ट प्रोसेस में। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी नंबर 4। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वेज द आरबीआई कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो भाई आरबीआई से तो हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं और इंटरेस्ट रेट से भी क्वेश्चन आते हैं, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं हर बार। तो ये देख लो, और ये क्वेश्चन नंबर 10 यस, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, द आरबीआई कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। तो इसमें से कौन सा तरीका है जिससे वो अफेक्ट करती है आरबीआई इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर को। तो वो जो चीज़ें, वो जो तरीका है, वो वे है, वो आपको फाइंड आउट करना है और फिर आंसर करना है। सो दिस इज बिकॉज दिस इज द 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपने खुद से करना है, आंसर इन द कमेंट सेक्शन में आंसर के बताना। पहले वाइजली क्वेश्चन को पढ़ो और फिर आंसर करोगे, और एंड प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा था। तो आओ उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो हियर यू हैव क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ अकाउंटिंग। प्रीवियस क्लास हमारा अकाउंटिंग पे रहा था, तो अकाउंटिंग में मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा था, ये डिस्कस करते हैं हम। तो एक तरफ आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो दे रखा है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन आती है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें 29 में आता है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज। ओके, दिस कम्स अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। अब इंडेस 37 में कौन सी चीज़ आती है आपकी, तो इसमें आती हैं प्रोविजंस, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़, कंटिंजेंट एसेट्स, इनकी जो रियलाइजेशन है, इनको जो मेंशन करना है हमें, ये कहाँ आता है, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 के अंदर आता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 के अंदर कौन सी चीज़ आती है, उसके अंदर आती हैं आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये बहुत आया है आपका 110 और आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इन दोनों में याद रखना, फर्स्ट वाले में प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और 110 में आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है। सो येस फ्रेंड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, तो प्लीज़ वो आप रट जाओ। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी वही किया है, रटा ही है उसको। आप क्या करो, एक टेक्निक मैं बताऊँ आपको, एक चार्ट बनाओ जिसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिख लेना और उसको आप पेस्ट कर देना वॉल पे जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ। इससे क्या होगा, उठते बैठते खाते पीते हर टाइम आपको वो दिखेगा ना, तो वो इमेज फॉर्म में हमारे माइंड में सेट हो जाता है, जिससे आप इजीली आंसर कर पाओगे। और 2 मार्क्स आपके वैसे ही बन जाने हैं फिर। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हमारी नेक्स्ट रिवीजन क्लास कल फ्राइडे है, जन्माष्टमी है, कल नहीं होगा, मेरा भी व्रत है क्योंकि। तो मिलते हैं सैटरडे को हमारे नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यस, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ टुडेज़ क्लास, जो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पूछा है आपको आज बैंकिंग की क्लास में, वो ज़रूर आंसर करके बताना, उसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड चैनल पे न्यू हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली मैं ला रही हूँ और आगे भी आएंगी वीडियोस, सो दैट आपकी रिविज़न अच्छे से हो सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर वीडियो से कुछ भी नए सीखने को मिला तो शेयर भी ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।